रात के खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ चम्मच और प्लेट के टकराने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत था। सुमित्रा देवी अपनी कुर्सी पर बैठी चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन उनकी पैनी नज़रें सब कुछ भांप रही थी। उनके सामने उनका बेटा निशांत और बहू राधिका इशारों इशारों में कुछ बातें कर रही थी। मेज के एक कोने पर सिमटी सुकड़ी सी बैठी थी कनक। कनक सुमित्रा देवी की बेटी। 6 महीने पहले वो अपने पति के घर से वापस आई थी। उसका विवाह एक बहुत बड़े घर में हुआ था, लेकिन वहाँ दहेज और मानसिक प्रताड़ना ने उसे तोड़ दिया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसने वो नर्क छोड़ने का फैसला किया और अपने मायके लौट आई। राधिका ने जानबूझकर पानी का जग मेज पर जोर से रखा। निशांत, आज फिर बिजली का बिल 5,000 आया है। समझ नहीं आता, घर में इतने लोग बढ़ गए हैं तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। अब तो राशन भी 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। कनक का हाथ खाने के निवाले पर ही रुक गया। उसने धीरे से अपनी प्लेट आगे खिसका दी और उठने लगी। अरे क्या हुआ दीदी, खाना तो पूरा खा लीजिए, राधिका ने मीठी छुरी चलाते हुए कहा। वैसे मैंने सुना है आजकल रेंट पर फ्लैट्स काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, शहर के दूसरे कोने में। अगर कोई इंडिपेंडेंटली रहना चाहे तो अच्छा ऑप्शन है। कनक की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा देवी ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर उठ खड़ी हुई। निशांत और राधिका एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। उनका प्लान काम कर रहा था। उन्हें लगता था कि कनक अब शर्मिंदा होकर खुद ही घर छोड़ देगी। अगली सुबह रविवार था। निशांत ने चाय पीते हुए सुमित्रा देवी से बात छेड़ी। माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, निशांत ने भूमिका बांधी। बोल, सुमित्रा देवी ने अखबार से नजरें हटाए बिना ही कहा। माँ, कनक को यहाँ आए हुए 6 महीने हो गए हैं। आस पड़ोस में लोग बातें बनाने लगे हैं। कब तक वो हमारे साथ रहेगी? उसका पति तो उसे वापस लेने से रहा। अब उसकी ज़िंदगी का क्या प्लान है? तो तुझे क्या लगता है, क्या प्लान होना चाहिए? सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में पूछा। राधिका तुरंत बीच में कूद पड़ी। मम्मी जी, हमारा मतलब है कि निशांत की कमाई सीमित है। हमारे बच्चों का भविष्य भी है। ननद जी पढ़ी लिखी है। अगर वो अलग रहकर नौकरी करें तो उनके लिए ही अच्छा होगा और हमारी प्राइवेसी भी बनी रहेगी। हम कब तक उनका बोझ उठाएंगे? बोझ? सुमित्रा देवी ने चश्मा उतारकर मेज पे रखा। तुम्हें कनक बोझ लगती है? माँ, प्रैक्टिकल बनिए, निशांत ने झुंझलाते हुए कहा। समाज का नियम है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। वो मेहमान बनकर आए तो ठीक है, पर ऐसे परमानेंट रहना, ये मेरे और राधिका के रिश्ते पर असर डाल रहा है। घर छोटा पड़ने लगा है। सुमित्रा देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि अंदर से कनक अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। भैया, भाभी, आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी सहेली से बात कर ली है। मैं आज ही पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। माँ, मुझे माफ़ करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में झगड़े हों। कनक ने सुमित्रा देवी के पैर छुए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। निशांत के चेहरे पर राहत की सांस थी। रुक जा कनक, सुमित्रा देवी की आवाज़ हॉल में गूंजी, इतनी सख्त और बुलंद कि निशांत भी सहम गया। सुमित्रा देवी उठी और कनक के हाथ से सूटकेस छीनकर सोफे पर फेंक दिया। फिर वो पलटी और निशांत और राधिका के सामने आकर खड़ी हो गई। बैठ जाओ तुम दोनों, सुमित्रा देवी ने आदेश दिया। माँ, अब क्या ड्रामा है? वो खुद जाना चाहती है, राधिका ने कहा। मैंने कहा ना, बैठ जाओ। सुमित्रा देवी की आवाज़ में वो कड़कपन था जो उन्होंने सालों तक एक स्कूल प्रिंसिपल रहते हुए बनाए रखा था। सुमित्रा देवी अपनी अलमारी से एक फाइल लेकर आई और उसे मेज पर पटक दिया। निशांत, तुझे लगता है कि ये घर तेरा है? सुमित्रा देवी ने पूछा। बिल्कुल माँ, पापा के जाने के बाद तो कानूनन वारिस मैं ही हूँ, निशांत ने हक से कहा। बेटा हूँ मैं इस घर का। सुमित्रा देवी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ वो फाइल खोली। तुम्हारे पापा बहुत समझदार इंसान थे निशांत। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आ सकता है। ये वसीयत है जो उन्होंने मरने से पहले 1 महीने पहले लिखी थी, और ये घर के कागज़ हैं। राधिका की नज़रें फाइल पर गड़ गई। इस वसीयत के मुताबिक सुमित्रा देवी ने पढ़ना शुरू किया। स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी ने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति, यानी ये घर, गांव की ज़मीन और बैंक बैलेंस, मेरी यानी अपनी पत्नी सुमित्रा के नाम किया है। और मेरे बाद सुमित्रा देवी रुकी और निशांत की आंखों में देखा। मेरे बाद ये संपत्ति मेरे दोनों बच्चों निशांत और कनक में बराबर बटेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया।
राधिका का मुंह खुला का खुला रह गया। बराबर? निशांत चिल्लाया। माँ, ये कैसे हो सकता है? कनक की शादी में हमने 20 लाख रुपए खर्च किए थे। वो उसका हिस्सा था। अब इस घर में उसका क्या काम? वो शादी का खर्च था, उसकी खुशी के लिए किया गया दान था, संपत्ति का बंटवारा नहीं। सुमित्रा देवी ने टपट कर कहा। और सुन निशांत, तू खर्चे की बात करता है। चल, आज हिसाब कर ही लेते हैं। सुमित्रा देवी ने डायरी का एक पन्ना पलटा। कनक की शादी से पहले जब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था और बाईपास सर्जरी हुई थी, उसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब तू अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और एक पैसा नहीं कमाता था। वो 5 लाख रुपए कनक ने अपनी नौकरी की सेविंग्स और अपना पीएफ तुड़वा कर दिए थे। याद है तुझे? निशांत की नजरें झुक गई। और सुन, सुमित्रा देवी ने राधिका की तरफ देखा। जब तुम इस घर में नई नई आई थी राधिका, और तुम्हें अपनी बुटीक खोलनी थी, तो निशांत के पास पैसे नहीं थे। कनक ने अपनी शादी में मिले सोने के कंगन बेचकर तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे। क्या वो बोझ था? राधिका पसीने पसीने हो गई। तुम दोनों की याददाश्त कमजोर हो सकती है, पर मेरी नहीं। सुमित्रा देवी का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। तुम लोगों को लगता है कि कनक यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? पिछले 6 महीने से घर का राशन, बिजली का बिल और मेरी दवाइयों का आधा खर्च कनक अपनी फ्रीलांसिंग की कमाई से चुपचाप मेरे अकाउंट में डाल रही है। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें ना बताऊं, ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। और तुम उसे बोझ कह रही हो? कनक रो रही थी। माँ, रहने दो। नहीं कनक, आज नहीं। सुमित्रा देवी ने उसे चुप कराया। फिर उन्होंने निशांत के पास जाकर उसका कॉलर ठीक किया, जैसे बचपन में स्कूल भेजते वक्त किया करती थी। लेकिन आज उस स्पर्श में प्यार नहीं, चेतावनी थी। बेटा निशांत और बहू राधिका, अच्छे से सुन लो। तुम कोई बोझ नहीं बेटा कनक। इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका। और हाँ, यदि किसी को कनक के यहाँ रहने से दिक्कत है तो ये उसकी समस्या है, कनक की नहीं। याद रखो, इसके पिता की संपत्ति पर बेटी का भी आधा अधिकार है। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि कनक अब इसी घर में रहेगी, अपने घर में रहेगी। सुमित्रा देवी एक पल के लिए रुकी और फिर वो ब्रह्मास्त्र चलाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और अगर तुम दोनों को लगता है कि प्राइवेसी की कमी है या ये घर छोटा है, तो मैंने वकीलों से बात कर ली है। हम इस घर का बंटवारा अभी कर सकते हैं। घर बिकेगा, आधा पैसा कनक का, आधा मेरा। तुम अपना हिस्सा लेकर चाहे जहाँ पर महल बना लो। मुझे और कनक को एक छोटा फ्लैट ही काफ़ी होगा। ये सुनते ही निशांत और राधिका के तो होश ही उड़ गए। ये घर शहर के पौश इलाके में था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अगर ये हाथ से गया तो वो किराए के मकान में आ जाएंगे। उनकी सारी अकड़ एक पल में ही हवा हो गई। निशांत तुरंत कनक के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं माँ, बंटवारे की क्या ज़रूरत है? कनक मेरी बहन है, वो कहीं नहीं जाएगी। मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ा तनाव में था। राधिका भी रंग बदलते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, आप तो नाराज़ हो गई। कनक दीदी तो घर की रौनक है, वो कहीं नहीं जाएंगी। हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे। सुमित्रा देवी जानती थी कि ये बदलाव प्रेम का नहीं, बल्कि डर और लालच का है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि कभी कभी अपनों को लाइन पर लाने के लिए कानून का डंडा दिखाना ज़रूरी होता है। उन्होंने कनक को गले से लगाया। देख लिया बेटा, जब तक तू अपनी नज़रों में कमज़ोर रहेगी, दुनिया तुझे दबाएगी। जिस दिन तुझे अपने अधिकार और अपनी कीमत का पता चल जाएगा, उस दिन कोई तुझे घर से निकालने की ज़रूरत नहीं करेगा। ये घर तेरा है, किसी की खैरात नहीं। कनक ने उस दिन अपने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया कि माँ ने उसे सिर्फ घर में पनाह नहीं दी, बल्कि उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाया। उसने अपना सूटकेस उठाया और वापस अपने कमरे में ले गई। इस बार मेहमान बन के नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन बनकर। उस रात के बाद घर का माहौल ही बदल गया। राधिका और निशांत की आवाज़ें नीचे हो गई। कनक ने अपनी नौकरी फिर से शुरू की और शान से रहने लगी। सुमित्रा देवी ने साबित कर दिया कि एक माँ अगर ममता की मूरत है, तो ज़रूरत पड़ने पर न्याय की देवी भी बन सकती है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद पिता का घर उनका नहीं रहता। लेकिन कानून और मानवता दोनों यही कहते हैं कि बेटी चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो या तलाकशुदा, पिता के घर पर उसका अधिकार बेटे के बराबर ही होता है। मुसीबत के समय अगर भाई साथ ना दे, तो लड़कियों को खुद अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। और माताओं को भी सुमित्रा देवी की तरह निष्पक्ष होकर अपनी बेटी की ढाल बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।